गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा लेसन चल रहा था विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें हम गौंड जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। यह आपका लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर 8 जो समाज व संस्कृति के बारे में हम इसमें बात करेंगे, इसमें गौंड जनजाति की समाज व संस्कृति के बारे में हम प्रकाश डालते हुए इस लेसन को अंतिम चरण की ओर ले जा रहे हैं। तो देखेंगे आप समाज व संस्कृति। गौंड जनजाति के जो लोग हैं वो पितृसत्तात्मक होते हैं, अर्थात पिता के अनुसरण चलते हैं। तो पहली क्या विशेषता है इसकी, यह लोग पितृ सत्तात्मक होते हैं। पहली इनकी विशेषता है कि यह लोग पितृ सत्तात्मक होते हैं। दूसरी जो इनकी विशेषता है, पिता की मृत्यु के बाद पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पुत्रों में बांट दी जाती है। अर्थात पिता की जो भी संपत्ति होगी वो जितने भी पुत्र होंगे उनमें डिवाइडेशन कर दिया जाएगा, बांट दी जाती है। इनमें परिवार का बुजुर्ग परिवार का मुखिया कहलाता है। इनमें परिवार का बुजुर्ग, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसके बारे में बात करें, बुजुर्ग मुखिया कहलाता है। जो परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति है वो मुखिया कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें बहुत प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। बेटा, विवाह का अनेक प्रकार होते हैं इनके। तो विवाह के प्रकार देखेंगे, इनमें कौन कौन से विवाह होते हैं। हरण विवाह अर्थात किडनैपिंग विवाह, विधवा विवाह, तथा इनके अंदर विनिमय विवाह, सेवा विवाह, इनमें विवाह के प्रकार हैं, जिसमें हरण विवाह, विधवा विवाह, विनिमय विवाह और सेवा विवाह इनके विवाहों में सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें हाँ, इनकी एक और विशेषता है, इनकी जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं, शुभ कार्य प्राकृतिक केंद्र में किया जाता है, केंद्र में होते हैं। जैसे कैसे होते हैं बेटा, देख लीजिए। जैसे आम के पेड़ के पास, तथा जल वाले स्थान पर, अर्थात नदी तालाब के आसपास वाले क्षेत्र में भी इनके शुभ कार्य किए जाते हैं। समझेंगे एक बार। यह लोग पितृसत्तात्मक होते हैं। पिता की मृत्यु होने के बाद संपत्ति का बंटवारा पुत्रों के अनुसार कर दिया जाता है। दूसरा है, इनमें परिवार के बुजुर्ग को ही परिवार का मुखिया माना जाता है। नेक्स्ट, इनमें विवाह होता है, हरण विवाह, विधवा विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह तथा शुभ कार्य इनके प्राकृतिक केंद्रों के मध्य किया जाता है। जैसे आम के पेड़ के पास तथा जल वाले स्थान पर। आम के पेड़ अर्थात प्रकृति के मध्य, ये वातावरण के ही मध्य अपने आप को, अपने कार्यों को शुभ मानते हैं। जिनमें आम के पेड़ के नीचे ये कोई भी कार्य करना हो तो उसे शुभ मानते हैं। साथ के साथ जल वाले स्थान पर, जिसमें नदी तालाब कुछ भी आ जाए, उन वाले स्थानों पर भी ये शुभ मानते हैं।
यह बुराई से बचने के लिए, अर्थात शुभ काम में कोई बुरा काम ना हो उसके लिए बुराई से, आपकी किताब में मिलेगा अनिष्ट, बुराई, अनिष्ट का मतलब होता है बुराई, बुराई से बचने के लिए रामधुनी करते हैं। बुराइयों से बचने के लिए किसका का प्रयोग करते हैं साहब? ये रामधुनी करते हैं, अर्थात इनके साथ कोई बुरा ना हो जाए इस कारण ये बुराई से बचने के लिए रामधुनी करते हैं। गांव के मुखिया को मुखादम या पटेल कहा जाता है। गांव के मुखिया को मुखादम या पटेल कहा जाता है तथा चौकीदार को गांव के चौकीदार को गांव के चौकीदार को क्या कहा जाता है साहब? गांव के चौकीदार को कोतवार कहते हैं। गांव के चौकीदार को क्या कहा जाता है? कोतवार कहते हैं। गांव के चौकीदार को कोतवार के नाम से जाना जाता है तथा विवादों को निपटाने के लिए गांव के विवाद समाप्त करने के लिए पंचायतों का प्रयोग करते हैं। पंचायत का प्रयोग करते हैं अर्थात इनका कोई भी विवाद हो उसको सुलटाने के लिए पंचायत का प्रयोग करते हैं। पुजारी व पुरोहित को मंदिर में जो पूजा करता है वह या पुरोहित को देबारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देबारी कहते हैं। मंदिर में पूजा करने वाले व्यक्ति या विशेष को जो पूजा पंडित होता है उसे देबारी के नाम से जाना जाता है। गोंड की भाषा द्रविडियन भाषा मानी जाती है। देखेंगे इधर भाषा इनकी गोंड की भाषा द्रविडियन कौन सी भाषा है इनकी? द्रविडियन भाषा है। इसके अंदर आपके हिंदी, मराठी, तेलुगु जैसी भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। इनमें हिंदी, मराठी, तेलुगु जैसी भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है, इस कारण इसे द्रविडियन कहा जाता है। इस तरीके की भाषा को द्रविडियन कहते हैं। पूर्णिमा की चांदनी की रात में यह लोग इकट्ठे होकर नाचते हैं। पूर्णिमा के दिन क्या करते हैं साहब? पूर्णिमा की चांदनी रात को ये एक जगह इकट्ठे होकर नृत्य करते हैं। यह लोग क्या करते हैं साहब? पूर्णिमा के दिन इकट्ठे होकर के चांदनी रात में नृत्य करते हैं, अर्थात रात के समय ये पूर्णिमा के दिन इकट्ठे हो जाते हैं तथा नृत्य करते हैं। तथा इनमें भी उपवर्ग है, जैसे आपको पहले बताया था पशु पालने वाले व्यक्ति को रावत कहते हैं, उसी प्रकार से जो गीत गा करके गाता है तथा गीत गाने वाले वर्ग को जो गीत गाने वाला वर्ग होता है इनमें, अर्थात जो
गीत गाने का काम करते हैं, अर्थात इनके अंदर जो सिंगिंग सॉन्ग का काम करते हैं, जो गीत गाते हैं, उस वर्ग को ये धूलिया कहते हैं। धूलिया गोंड क्या कहते हैं? धूलिया, धूलिया गोंड कहते हैं। जो इनके डांस का कार्य करता है वो कौन कहलाता है? धूलिया गोंड कहलाता है बेटा। जो नाचने करने का कार्य करता है वो धूलिया गोंड कहलाता है। आगे देखेंगे, तथा इनमें जो इतिहास गा करके सुनाता है, एक तो गीत गाता है, दूसरा है इतिहास। इतिहास गाने वाले को, इतिहास गाने वाले वर्ग को जो इतिहास गा करके सुनाता है, जो इनके इतिहास के बारे में बताता है कि साहब कैसे आप जन्म हुआ, किस तरीके से आपके बारे में हुआ। एक तो होता है गीत गाने वाला, जिसे तो धूलिया गोंड कहते हैं। एक होता है इतिहास गा करके सुनाने वाला, जो इतिहास गा करके सुनाता है उसे यह लोग, जिस जो इतिहास गा करके सुनाता है उसे प्रधान गोंड कहते हैं। अर्थात इतिहास गाने वाले वर्ग को प्रधान गोंड कहा जाता है। प्रधान गोंड कहा जाता है, अर्थात इतिहास गा करके सुनाने वाले व्यक्ति को प्रधान गोंड कहा जाता है। तो इस तरीके से इनके बारे में बात करेंगे तो समझेंगे कि इतिहास गाने वाले व्यक्ति को प्रधान गोंड के नाम से जाना जाता है। तथा गोंडों की भाषा, जो गोंड जनजाति है, इनकी भाषा, जो गोंड जनजाति भाषा बोलती है उसे सागा, सगा के नाम से भी जाना जाता है। जो इनकी भाषा है उसे सगा के नाम से भी जाना जाता है। इनमें एक पुरीति भी थी, ये एक देवी को मानते थे जिसका नाम था दंतेश्वरी देवी। कौन सी देवी? दंतेश्वरी देवी। उसको ये लोग नर बलि भी देते थे, पर अंग्रेजों ने इसे समाप्त कर दिया। तो उसके बारे में देखेंगे कि यह लोग दंतेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी को नर बलि भी दिया करते थे। जो दंतेश्वरी देवी हुआ करती थी उन्हें नर बलि भी दिया करते थे। 19वीं शताब्दी में इसे अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया है, अर्थात इस तरीके का कार्य नहीं किया जाएगा। इस तरीके से समाज व संस्कृति के बारे में आपने अध्ययन किया। इसका अंतिम टॉपिक आपके बाकी है, पर उससे पहले अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर समझते हैं क्या क्या चीज हमने सामाजिक और आर्थिक स्थिति में पढ़ा। यह लोग पितृसत्तात्मक होते हैं, अर्थात पिता के जाने के बाद में यही परिवार का पालन पोषण करते हैं। जितने भी बेटे होते हैं उनमें संपत्ति बराबर बांट दी जाती है। तथा परिवार के बुजुर्ग को जो बुजुर्ग होता है वह परिवार का मुखिया कहलाता है। इनमें विवाह होते हैं। कौन कौन से तरीके से विवाह होते हैं? हरण विवाह, किडनैपिंग विवाह, किसी को किडनैप करके ले गए और उससे किया जाने वाला विवाह। दूसरा होता है विधवा विवाह, जिसके पति का शांत होने के बाद में वापस से उसका विवाह कर दिया जाए, उसे विधवा विवाह। विनिमय विवाह, पैसे दिएकर किए जाने वाला विवाह। सबसे इंटरेस्टिंग विवाह इनमें सेवा विवाह। लड़का लड़की के घर जाकर के वहां पे काम करता है, अगर लड़की उससे प्रसन्न हो जाए तो फिर किया जाने वाला विवाह सेवा विवाह कहलाता है। इनका सभी कार्य शुभ कार्य, जो ये शुभ कार्य करते हैं ये प्रकृति के मध्य करते हैं। जैसे ये आम के पेड़ के नीचे विवाह करवाना, नदी तालाब के आसपास में इनका विवाह या शुभ कार्य करने के लिए ये उस चीज का चयन करते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर बुराइयों को समाप्त करने के लिए, जैसे ये इनको लगता है कि आज कुछ बुराइयां हैं, जिसे बुराइयों को आप देंगे किताब में, जिसे कहा जाता है अनिष्ट। अनिष्ट मतलब बुरा। बुराइयों को समाप्त करने के लिए रामधुनी करते हैं, अर्थात भगवान श्री राम की आराधना करते हैं। ठीक है। उसके साथ ही गांव के मुखिया को मुखादम व पटेल कहा जाता है। जो गांव का मुखिया होता है उसे मुखादम व पटेल के नाम से भी जाना जाता है। गांव के चौकीदार को, जो गांव में चौकीदारी करता है, उसे कोतवार के नाम से जानते हैं। गांव में चौकीदारी करने वाले व्यक्ति को कोतवार के नाम से जानते हैं। गांव में विवाद समाप्त करने के लिए, लड़ाई झगड़े हो गए तो लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए पंचायत बनाई जाती है। इनकी पंचायत के अंदर जाकर के ये विवादों को समाप्त करते हैं। मंदिर में पूजा करने वाले पुरोहित या पुजारी को यह लोग देबारी भी कहते हैं, अर्थात जो मंदिर में पूजा करने वाला पंडित या पुरोहित या पुजारी होता है उसे देबारी कहते हैं। यह लोगों की भाषा द्रविडियन है, जिसमें हिंदी, मराठी और तेलुगु, हिंदी, मराठी, तेलुगु का मिक्स है, इस वजह से इसे द्रविडियन भाषा भी कहते हैं। पूर्णिमा की चांदनी रात में स्त्री पुरुष व इनके बच्चे इकट्ठे होकर के नृत्य करते हैं, डांस करते हैं।
पूर्णिमा की चांदनी रात को ये इकट्ठे हो जाते हैं और डांस करते हैं। इनमें गीत गाने वाला व्यक्ति अलग होता है तथा इतिहास सुनाने वाला व्यक्ति अलग होता है, तो उसके अलग अलग वर्ग होते हैं। गीत गाने वाले व्यक्ति को धोलिया गोंड कहते हैं। जो धूलिया गोंड होता है वो गीत गा करके गाता है, जो नॉर्मल गीत गाता है वो धूलिया गोंड होता है। तथा इतिहास गा करके गाने वाले व्यक्ति को, इतिहास बताता है इनके बारे में, इतिहास के बारे में जो व्यक्ति बताता है वो प्रधान गोंड कहलाता है। अर्थात इतिहास के बारे में जो जानकारी देता है वो प्रधान गोंड कहलाता है। तथा गोंड जनजाति की जो भाषा है उसको सगा कहा जाता है। तथा इनके अंदर एक कुरीति थी जिसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसमें दंतेश्वरी देवी को ये नर बलि दिया करते थे, अर्थात व्यक्ति विशेष की बलि दिया करते थे। उस बारे में हमने देखा। तो इस प्रकार आपने सामाजिक व संस्कृति पढ़ा। अंतिम टॉपिक जो है इसका वो है आधुनिक संस्कृति से संपर्क, वो हम देखेंगे। जो टॉपिक है बेटा वो देख रहे हैं हम, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। अब हम जो बात करेंगे वो गोंड जनजाति की आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में बात करेंगे। यह जनजाति वर्तमान समय में आम लोगों के पहनावे के जैसे पहनने लगे हैं, आम लोगों के साथ रह करके इनमें भी चतुर चालाकी आने लगी है। यह लोग आम लोगों के संपर्क में भी आने लगे हैं, प्रकृति के बीच में रह करके ये अपने आप को निर्मित करने लगे हैं। वर्तमान समय में कृषि कार्य करने लगे हैं, साथ ही कृषि कार्य के साथ साथ ये लोग पशुपालन, मछली पालन, भोजन संग्रहण जैसे कार्य भी करने लगे हैं। पर अभी भी इनमें शिक्षा का स्तर निम्न है तथा महिला साक्षरता तो बिल्कुल ही नगण्य है। साथ ही इनमें अभी भी जागरूकता, अंधविश्वास जैसी समस्याओं को देखने के लिए मिलता है। आज भी यह लोग नर बलि, पशु बलि पर विश्वास करते हैं। यह लोग भूत प्रेत तथा अंधविश्वासों की तले दबे हुए हैं तथा इनकी बुद्धि पर अज्ञानता का प्रकाश अभी भी नहीं, अज्ञानता का प्रकाश पड़ा हुआ है। साथ ही तथा ये लोग आम व्यक्ति के संपर्क में नहीं है तथा ये लोग अभी भी अपना जीवन जंगलों के अंदर ही व्यतीत करते हैं। अब हम इसमें गोंड जनजाति से संबंधित जो हमने शुरू से लेकर के अंतिम रूप तक पढ़ा उसके बारे में एक बार हम सूक्ष्म रूप में देख लेते हैं। फिर आपको गृह कार्य दिया जाएगा, वो गृह कार्य आप किस तरीके से निर्मित करते हैं वो आपको किस तरीके से बताया जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं, गोंड जनजाति विश्व की सबसे बड़ी जनजाति है, ये आपको हमने पढ़ाया। प्रायद्वीप भारत में रहने के कारण इन्हें गोंड के नाम से जाना जाता है। गोंड शब्द की उत्पत्ति होंडा शब्द से हुई है जिसका अर्थ पहाड़ी होता है। साथ ही गोंदू जो गोंड जनजाति है इन्हें खुद को कौल व कोयटूर कहना पसंद होता है। 16वीं 18वीं शताब्दी में या सदी में 16वीं व 18वीं सदी में गोंड 4 जगह राज किया करते थे। पहला जो इनका क्षेत्र हुआ करता था उसे गढ़ मांडला, दूसरा देवगढ़, तीसरा चांदा, चौथा खंडेला था। फिर उसके बाद में 1940 में मराठाओं के आदित्य के कारण इनका धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त होने लगा। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम में निवास करने लगे। यह जिस स्थान पे निवास करते हैं उसकी क्या विशेषता है, यह जिस जगह रहते हैं वहां पे पहाड़ी 600 से 900 मीटर ऊंची पाई जाती है तथा जहां पर ये रहते हैं वहां पर प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी महानदियां का उद्गम स्थल है। साथ ही यह जहां पर रहते हैं वहां गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 120 से 160 सेंटीमीटर तक होती है। तथा आर्थिक क्रियाओं की बात करेंगे तो यह लोग आत्मनिर्भर होते हैं, साधारण औजारों का प्रयोग कर कृषि कार्य करते हैं। इनकी आवश्यकताएं साधारण होती है। साथ साथ ये कृषि कार्य के पशुपालन, मत्स्य पालन, भोजन संग्रहण, कृषि, आखेट जैसी क्रियाएं भी करते हैं। इनमें औजार साधारण होते हैं। ये फावड़े, खुरपी, कुदाली का प्रयोग करते हैं तथा बीज बोने के समय देवी माता के गीत गाते हैं तथा जंगल के देवताओं को तथा देवी माता को बलि देते हैं। साथ ही इनमें जो पेंडा कृषि की जाती है जो मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध कृषि है, याद रखना पेंडा कृषि जो मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध कृषि है, जिसे ये लोग पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना करके करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अपन कि इनके उपवर्ग है, पशुपालन करने वाले वर्ग को रावत वर्ग कहा जाता है।
तथा इनमें आखेट और शिकार व कृषि कार्य एक साथ किए जाने लगे हैं। भोजन की बात करें तो इन्हें कोदू व कुटकी जैसे भोजन इनको सबसे ज्यादा पसंद है, जिसे साधारण भाषा में हम मोटा अनाज के रूप में भी जानते हैं। गोंड का मुख्य खाद्यान्न है कि ये उत्सव पर चावल बनाते हैं, मांस व मदिरा का सेवन करते हैं। वस्त्रों की बात करें तो इनके वस्त्र सामान्य होते हैं। स्त्रियां घाघरा लुगड़ी काजली पहनती है, पुरुष धोती कुर्ता व साफा पहनते हैं। इनमें शरीर गुदवाने की प्रथा होती है, अर्थात शरीर पर स्टिकर बनाने की भी प्रथा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, ये चूड़ियां पहनती है, रंग बिरंगे चूड़ियां पहनने का होता है तथा गले में काले मनके तथा कोड़ियों की माला पहनना इन्हें पसंद होता है। फिर हम देखेंगे इनके निवास गृह, इनके घर नगला पल्ली ढाणी के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात नगला पल्ला का मतलब होता है छोटे गांव अर्थात ढाणियां, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बाद में हम बात करें तो इनके घर में शगुन निकलवाया जाता है, मकान बनाने के लिए मुहूर्त निकलवाया जाता है, शगुन निकलवाया जाता है तथा जिस जगह ये शगुन निकलवाते हैं, जिस मकान बनाया जाता है, वहां नाच गान किया जाता है तथा बत्तख व मुर्गी की बलि दे करके उस कार्य को संपन्न किया जाता है। उसके बाद में इनके औजारों की बात करें तो इनके घर में साधारण औजार पाए जाते हैं और इनके घर में लकड़ी का स्टूल होना अनिवार्य होता है। पशुओं के लिए बाड़ा, पूजा के लिए घर तथा सोने व बैठने के लिए दरिया होना अनिवार्य होती है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनका समाज व सांस्कृतिक जीवन की बात करते हैं। तो समाज व संस्कृति की बात करें तो इनके जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक होता है। परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति जो होता है वो बुजुर्ग व्यक्ति, वो इनका मुखिया कहलाता है। फिर इसके बाद में जो पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति इन बेटों में बांट दी जाती है। पिता की संपत्ति इन बेटों में बांटने के बाद में यह अपना जीवन अपने अपने अनुसार चलाते हैं तथा इनके अंदर जो विवाह होता है वो कौन कौन से विवाह होते हैं? विधवा विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह और आपके हरण विवाह। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो इसमें इनके ये प्राकृतिक स्थलों को ज्यादा विशेष महत्व देते हैं। प्राकृतिक स्थल को विशेष महत्व मतलब आम के वृक्ष के पास, नदी तालाब, नदी नहरों के पास में शुभ कार्य करना शुभ मानते हैं। इसके अलावा बुराई से बचने के लिए रामधुनी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इनके गांव में जो मुखिया होता है उसे पटेल या मुखादम के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पुजारी व पुरोहित को, जो मंदिर का पुजारी व पुरोहित होता है उसे ये लोग देवारी के नाम से जानते हैं। इनकी भाषा द्रविडियन है। इस प्रकार हमने पूर्णतया पूरा आधार से हमने इस लेसन को पढ़ा। अब आप इसके जो मुख्य क्वेश्चन है उसके बारे में एक बार हम प्रकाश डाल लेते हैं। तो गोंड जनजाति से संबंधित बनने वाले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, गोंड की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किस शब्द से हुई है? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बताना है गोंड की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, विवाह के प्रकार बताइए। विवाह के प्रकार बताइए। गोंड जनजाति में किस प्रकार के विवाह होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, निवास गृह की विशेषताएं बताइए। निवास गृह, इनका मकान जहां बनता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं वो बताइए। विशेषताएं बताइए, बताइए, बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आप में आपको बताना है गोंड प्राचीन समय में कहां निवास करते थे? कहां शासन या निवास करते थे? करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गोंड जनजाति की प्रमुख भाषा है।
भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंड में गांव किस नाम से जाने जाते हैं? जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंड जनजाति को प्रायद्वीप भारत में किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंड जनजाति अपने शुभ कार्य किन स्थानों पर करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंड जनजाति में गीत व इतिहास गाने वाले को कहते हैं? गाने वाले को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? और अंतिम जो बड़ा क्वेश्चन, गोंड जनजाति का सविस्तार वर्णन कीजिए। गोंड सविस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करना है, साथ के साथ आपको टेस्ट की भी तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि आने वाले टाइम में आपको इनका टेस्ट भी देना है और याद भी करना है। इस प्रकार आपका लेसन नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड जनजाति आपने पढ़ी, उसका आज अंतिम चरण हो चुका है और इसे आपको याद करना है। धन्यवाद।